हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो चाइना से, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। और दो वीडियोस है, एक मिलिट्री से रिलेटेड है जो कि इंडिया चोक्स चाइना, ऐसा है वीडियो का टाइटल। और सेकेंड जो वीडियो है, कुछ शाओमी का इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैंने भी अभी वीडियो जो है नहीं देखा है, आपके साथ ही मैं ये वीडियो देखूंगा। और तो देखते हैं कि इंडिया ने मिलिटरीली चाइना को कैसे जो है बैकफुट पे डाल दिया है, जिससे उनका जो लीडिंग मीडिया है ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं कि जिसका टाइटल ही है इंडिया इज़ चोकिंग चाइना। तो ये है वीडियो का टाइटल। और सेकेंड जो वीडियो है वो शाओमी का क्या डिस्प्यूट हुआ है इंडिया में, तो वो हम देखेंगे। और उसके बाद जो है काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बाय द वे मैंने वीडियो देखने का मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं अपने म्यूज़िकल प्रोजेक्ट्स को लेके काफ़ी बिजी हूँ। तो ऑलरेडी इंडिया वर्सेस चाइना तवांग क्लैश के ऊपर मैंने एक सॉन्ग भी बनाया है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये बेसिकली एक यूएस क्लाइंट ने मुझे जो है, इंडियन है जो कि यूएस में एक बिजनेसमैन है, तो वो एक टी सीरीज़ जैसा एक ह्यूज चैनल डेवलप कर रहे हैं मुझे फ्रंट में रख के। तो ऐसे अगर आप भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो है कदम रखना चाहते हैं और इससे जो है पैसे कमाना चाहते हैं प्रॉफिट, तो आप भी जो है मुझे मेरे टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं एज अ कंपोज़र, सिंगर, एक्टर जो है हर चीज़ जो है, डायरेक्शन भी, सभी जो चीज़ है, जितने भी वीडियोस है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें कंपोज़र, सिंगर, डायरेक्शन, एक्टर सभी मैं ही हूँ, जिससे कि कम कॉस्ट में एक बेहतरीन वीडियो जो है मैं बना पाता हूँ। और लोग मानते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि इतने कम बजट में भी जो है इस टाइप के वीडियोस बने हैं। और जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा मेरा क्वालिटी भी और भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप इस बिज़नेस में मेरा पार्टनर, एक्चुअली मेरा एससी म्यूज़िक करके एक दूसरा चैनल भी है जो ऑलरेडी अच्छा जो है, हर वीडियोस में 1 लाख व्यूज़ मतलब जा ही रहे हैं। तो इसमें से अगर मेरे म्यूज़िकल प्रोजेक्ट्स में आप मेरे साथ पार्टनरशिप करके और इन्वेस्ट करके एक अपना बिज़नेस, अपना चैनल डेवलप करना चाहते हैं, या फिर मेरे एससी म्यूज़िक में जो है मेरा पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉन्टैक्ट करें, कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। और फिलहाल जो है हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, इंडिया दुनिया के सिर्फ मोस्ट पॉपुलस कंट्री ही नहीं है, वो अब मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी प्रदर्शित कर रही है। हमने देखा है कि इंडिया ने हाल ही में डुअल एयरक्राफ्ट कैरियर मिलिट्री एक्सरसाइज किए हैं, और इस वीक हुई नेवल और एयर मिलिट्री एक्सरसाइज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के डिप्लॉयमेंट सहित अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हुई, जिनमें से एक सोवियत मेड विक्रमादित्य है और दूसरा इंडिया का पहला डोमेस्टिकली मेड विक्रांत है। साथ ही 35 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स और सरफेस शिप्स हैं। ऑफ कोर्स इस मिलिट्री एक्सरसाइज में उन्हें ये दिखाना होगा कि वो लाइट से मीडियम एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल गए हैं और अपनी चीजों को बिल्ड करने और बनाने में भी सक्षम है। ऑफ कोर्स ये दिखाना है कि इंडो पैसिफिक में भारत का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, और यहाँ तक कि डुअल कैरियर बैटल ग्रुप एक्सरसाइज इंडियन ओशन के लिए एक जरूरी माइलस्टोन था। और लंदन के थिंक टैंक ने ये पाया कि उन्होंने एक अमेजिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी दिखाई है। लेकिन अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो कैरियर बेस्ड फाइटर पार्ट में सुधार कर सकते हैं। 想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。इंडिया ने शाओमी को कितना कॉन्फिस्केट किया है? ये लगभग 20 मिलियन है। लेकिन किस लिए? रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमने बड़ी मात्रा में यूएस जेट या ऐसा ही कुछ रशिया से कॉन्फिस्केट होते हुए देखा है, और आप जो देखते हैं वो ये है कि ये इफेक्ट को चाइना की ओर ले जाता है, जिसमें क्रेडिट स्विस स्टॉर्म शामिल है। ये कॉन्फिस्केशन वास्तव में अच्छी तरह से काम करती है। इंडिया शाओमी जैसी फाइनेंशियल क्राइम एजेंसीज पर नकेल कसती है। लेट मी टेल यू, शाओमी अभी भी पिछले साल इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट में लार्जेस्ट शेयर 1/5 यानी कि 20% तक पहुंच गया था। भारत शाओमी टेक्नोलॉजी जैसी फाइनेंशियल क्राइम एजेंसीज पर नकेल कसती है, और इंडियन ब्रांच के हेड और 3 बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के उल्लंघन में कंट्री के बाहर फंड्स के इलीगल ट्रांसफर का आरोप लगाते हुए लेटर्स भेजे हैं। लेकिन न्यूज में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। सिर्फ इतना कहा गया कि 3 बैंक्स को सूचित किया गया था कि वो कथित तौर पर उचित परिश्रम के बिना रॉयल्टी पेमेंट के रूप में ऑफशोर ट्रांसफर की अनुमति दे रहे थे। एनीवे, सभी को बस इतना ही बताना है कि मनी ट्रांसफर और इत्यादि में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप ये देखते हैं कि इंडिया के सेंट्रल इन्फोर्समेंट एजेंसी ने अकाउंट से INR 55.51 बिलियन को फ्रीज कर दिया है। फ्रोजन फंड्स को ऐसे ही सीज किया जा सकता है। मैं इंडिया से स्टार्ट करता हूँ। इंडिया हमेशा इस तरह का काम करता है, यानी वो सिर्फ उन फॉरेन इन्वेस्टर्स से डील करते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स वास्तव में इंडिया में बोलने की हिम्मत भी नहीं करते, और अगर वो इंडिया में सरवाइव करना चाहते हैं तो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बुली किया जाएगा। इंडिया वास्तव में ये परवाह नहीं करता है।
इंडियन कंट्री अब पहले जैसी नहीं रही। 大概就是 हाँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना होगा। और ये इंटरनेशनली फ्री ट्रेड का सबसे ज्यादा विरोध करता है। वो आपको हर चीज पर टैरिफ दिलाना चाहते हैं। जैसे वो इम्पोर्ट टैक्स को 100% से 150% बनाते हैं। वो ऐसे हैं जैसे अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो या तो आपको टैरिफ का भुगतान करना होगा या अपनी फैक्ट्री को मेरी कंट्री में लाना होगा। 50% 的关系，这印度人长 इंडिया लंबे समय से ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं कि चाइनीज मेनलैंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत महत्व देती है। अगर आप इन सभी इन्वेस्टमेंट को देखें तो वो यहाँ तक चाहते हैं कि आप CEO के रूप में आए, ऐसे जैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम सभी आपका वेलकम करते हैं। 赚钱啊，大家一起来发展这个关。 लेकिन इंडिया में ऐसी अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसे हैं जैसे आप इंडिया आए हैं, राइट? 我印度对不对？那你就是你自己 तो आप हैप्पी हैं और जो है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। 喜受甘愿受嘛，欢喜做甘。 इसी तरह शाओमी को सीज कर लिया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ शाओमी ही इस तरह बुली नहीं किया जाता है। शाओमी को अभी तक इंडिया के एनवायरनमेंट का पता नहीं चला है। तो इंडिया वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। इंडियन सिस्टम एक्सट्रीमली करप्ट है। इसमें असंख्य मात्रा में कानून है। इसका पता लगाना इम्पॉसिबल है। 捧场啊，20块。 20像我 मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडिया में मेनलैंड चाइना के प्रोडक्ट्स उसके मार्केट के अनुरूप है, राइट? ये मार्केट के हिसाब से काफी फिट बैठता है। सो चाइना, इंडियन गवर्नमेंट और उसकी सोसाइटी ऐसी ही है। 啊，政府还有他社会这些哈人就说， जैसे आप भारत में इतना पैसा कमाते हैं तो सॉरी, आप इसे अगर बाहर भेजना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर आप इसे बाहर भेजना चाहते हैं तो आप 1 साल में जो कुछ भी बनाते हैं मैं उसे 1 पल में ले लूंगा। गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, उन्हें परवाह नहीं। इंडिया में सभी बिजनेसमैन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। चाइना के मेनलैंड को वास्तव में इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक इन्वेस्टमेंट गारंटी एग्रीमेंट पर साइन करना चाहिए। ये ऐसा है जैसे अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करने आया हूँ और अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ और अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ मेरा कोई ट्रेड इशू है तो मैं इस आर्बिट्रेशन केस को आर्बिट्रेशन करने के लिए किसी थर्ड पार्टी के पास ले जा सकता हूँ। 到第三方去仲裁，到底 चाहे मैं सही हूँ या आप सही हैं। अगर नहीं है तो आपको कल्चरल ब्यूरोक्रेसी और पूरे सोसाइटी की मेंटालिटी को झेलना होगा। 自己去承受那个文化、那个官僚体系跟那个整个 वो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। तो शाओमी इतना सिली और नेव है। मैं भारत में डेवलपमेंट के बारे में कुछ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि भारत को पिछले महीने दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली कंट्री के रूप में घोषित किया गया था। इसका एक इकोनॉमिक थ्योरी है जिसे मैं कभी नहीं समझ पाया। ये बड़ी पॉपुलेशन बड़े मार्केट की तरह है, राइट? ये उस समय चाइना विरोधी माहौल के दौरान हुआ, एंटी चाइनीज एटमॉस्फेयर के दौरान। इसीलिए वो सभी को भारत और वियतनाम में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करने की तरह थे। मुझे नहीं पता कि क्या आपको ये बात याद है, अगर आप वियतनाम में इन्वेस्ट करते हैं तो अब जब वेदर गर्म हो जाता है तो वियतनाम में इलेक्ट्रिसिटी अक्सर चली जाती है और वियतनाम में बिजली की कमी होने पर एक गंभीर समस्या होने वाली है। अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम है तो आप जानते हैं कि वियतनाम का वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर मेनलैंड के साथ तुलना में सक्षम नहीं है। भारत के मामले में इसकी 3 बड़ी समस्या है। पहला ये है कि इसके कई सारे कानून हैं और जब आप आते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक बार जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो इसके पास इतने सारे कानून होते हैं जितने कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर इंडियन आपको फायदा होने देंगे तो आपको फायदा लेने की इजाजत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इंडिया में बनने वाले प्रोडक्ट्स की पैदावार काफी कम होती है। तो हमने फॉक्सकॉन के बॉस का जिक्र किया। मुझे लगता है कि उसने हाल ही में एक अमेजिंग काम किया है कि उन्होंने इंडिया में नकली इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। इस इंसान के पास वास्तव में एक विजन है और एक्चुअल में उसने ये भी दिखाया कि फॉक्सकॉन ने वास्तव में इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट पर कुछ भी नहीं खोया है, क्योंकि वो इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर हम इंडिया के मामले को दूसरे तरीके से ले तो चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले में इतना अच्छा क्यों है? आपको बस ये देखना है कि क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं कमाते हैं तो इंडिया उसे तुरंत छोड़ना चाहेगा। आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, वो बस अपने आप ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर वो प्रॉफिट कमा सकते हैं तो अगर आप उन्हें जाने के लिए भी कहेंगे तो वो नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले ही ने कमेंट किया कि इंडिया के हथियार जो है वो चाइना के दोस्त रशिया से आते हैं और रशिया इंडिया को एडवांस्ड हथियार देने से डरते हैं। Вы, сука, китайцы, сука, хитрые, блядь. Мы тут, сука, воюем, блядь, он уже, блядь, 2 месяца. А вони вже, сука, карти, блядь, делять уже, сука, нашу Сибирь, блядь. Ну я охуелый, блядь. उसके बाद होप वैंग ने लिखा है कि इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ इज अ जोक। उसके बाद टुमारो ने लिखा है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि कब बेजिंग ताइवान एक्सप्रेस स्टार्ट हो
और मेरे मरने से पहले मैं ताइवान में हमारे 5 स्टार फ्लैग देख के जाना चाहता हूँ। सबसे बेस्ट होता अगर इंडिया जो है पाकिस्तान की तरह ही जो है ताइवान को एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बना देता, बट मे बी प्रैक्टिकली वो चीज़ अभी इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। बट इंडिया एक चीज़ ज़रूर कर सकता है और बिल्कुल करना चाहिए। जब चाइना जो है ताइवान से उलझा हुआ हो तो उस समय चाइना, ताइवान और यूएसए आपस में उलझे हुए रहेंगे और उस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए इंडिया को पीओके कब्जा लेना चाहिए। इससे अच्छा मौका इंडिया को नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम यूएसए और वेस्ट भी कंफ्यूज रहेंगे कि किसके ऊपर सैंक्शन डालना है। एशिया के 2 जायंट्स को एक साथ सैंक्शन करना उतना आसान नहीं होगा उनके लिए, और चाइना भी कंफ्यूज रहेगा कि ताइवान से उलझना है या फिर पाकिस्तान को बचाना है। तो ये इंडिया के लिए सबसे बेस्ट मौका होगा जो कि शायद ही कभी आएगा फ्यूचर में, बट ये डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। तो ये पहले वीडियो का कमेंट था। अब जो है सेकंड वीडियो जो है कंपनीज के बारे में, उस वीडियो के कुछ कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो सबसे पहले वू विवियन ने लिखा है कि जो कंपनी इंडिया में बिजनेस करने जाते हैं उन्हें इंडिया की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। डिसेप्शन और ब्लैकमेलिंग उनके रगों में दौड़ता है। जो कंपनीज ये नहीं समझते हैं उन्हें लगता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बट अल्टीमेटली इट्स अ डिजास्टर। अबे चाउमीन के साथ चमगादड़ खाने वाले चाइनीज चमन चूती है, अब तू इंडिया को डिसेप्शन के बारे में ज्ञान देगा। 1962 में तुम लोगों ने जो किया था आज वही स्वाद चख के कैसा लग रहा है। उसके बाद JJR ने लिखा है कि मोदी ने रशिया के साथ बिजनेस करने के लिए जो पैसा था वो भी सीज कर लिया और रशिया को कहा कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रुपीस का यूज करे। ऐसे लालची लोग कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते हैं। इन चाइनीज चमगादड़ों को शायद एक गुजराती ही लाइन पे ला सकते थे। उसके बाद स्काईहॉक ने लिखा है कि चाइनीज इन्वेस्टर्स को एक अनफ्रेंडली देश में इन्वेस्ट करने के लिए किसने कहा था? जो भी इंडियन कल्चर और गवर्नमेंट को जानते हैं और फिर भी वहां पे इन्वेस्ट करते हैं वो लोग बेवकूफ है। ऐसे लोगों से डील मत करो जो अपने प्रॉमिस नहीं रखते। इंडिया का स्ट्रैटेजी है कि किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया से प्रॉफिट नहीं ले जाने देंगे। उनका स्ट्रैटेजी है कि इंडिया में पैसा बनाया है तो इंडिया में ही खर्च करो, और अगर कोई इंडिया से प्रॉफिट कमा के अपने देश ले जाना चाहते हैं तो उसे किसी भी वक्त इंडिया जो है इस तरह से पनिशमेंट दे सकते हैं। तो स्काईहॉक, आपको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि क्रिटिसाइज करने के बहाने आप लोगों ने हमें ये सच्चाई बता दी कि इंडिया इज ऑन द राइट ट्रैक एंड इंडिया इज ट्रीटिंग चाइना एंड द वेस्टर्न कंपनीज द वे इट शुड बी ट्रीटेड। उसके बाद जे वाइट ने लिखा है कि वर्ल्ड के मेजर कंपनीज इंडिया में फिजिकल प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करने से डरते हैं। एप्पल ने भी काफी सारे पैसे खोए और विस्टर्न नाम का एक यूएस ताइवानीज कंपनी था, जब वो इंडिया में गए थे तो उनके काफी सारे पैसे जो है खो गए और बहुत सारे फाइन भरने के बाद उसे एक इंडियन लोकल कंपनी ने एक्वायर कर लिया। तो इन शॉर्ट ये Xiaomi का अपना प्रॉब्लम है और ये सारे लॉसेस जो उसने इंडिया में किया है उसकी भरपाई चाइनीज सिटीजन से नहीं होना चाहिए। बातों ही बातों में इन्होंने जो है इंडिया को अच्छा आइडिया दे दिया। ऐसे ही इन चाइनीज कंपनी को जो है इंडिया में लॉस कराओ और उसकी भरपाई जो है वो चाइनीज सिटीजन ही करेंगे। सालों ने हमारे ATM से काफी सारे पैसे छुड़ाया है, इट्स टाइम टू गेट देम बैक। उसके बाद चाइना ने कमेंट किया कि हिस्टोरिकली एक ही कंपनी था जो इंडिया में सर्वाइव किया और प्रॉफिट कमाया इंडिया से, एंड दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी बात पे मैं कहना चाहूंगा कि हिस्टोरिकली अपने फ्रीडम के लिए एक ही देश है जो यूएस के टट्टे चाटने गया था और यूएसए से फ्रीडम की भीख मांगने गए थे, और वो और कोई नहीं, चाइना है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।